विजय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की स्तनदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और मिस्टर 420। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है सेफ टेक टॉक्स और स्पोर्ट्स के सितारे, इन दोनों चैनलों को आप जा कर के सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। आप वीडियोज़ भले ही आप उसकी ना देखो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। बम्बई शहर में इन दिनों धूम मचा रखी थी चमत्कारी सर्कस कंपनी ने। जहां कहीं भी चमत्कारी सर्कस कंपनी का शो होता है, मैं ज़रूर पहुंचता हूं। अरे भाई, इनके शो भी तो अद्भुत एवं आश्चर्यजनक होते हैं, कोई छोड़ भी कैसे सकता है। शो का हाउसफुल था, टिकट ब्लैक में बिक रही थी। खूंखार शेरों के पिंजड़े में बंद था एक आदमी। इस आदमी की बहादुरी देखो, इन शेरों के बीच कैसा निर्भय घूमता रहता है, जिन्हें हफ्ते में केवल एक बार ही भोजन मिलता है। काश मैं भी इतना ही बहादुर होता। शो की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से सहज हो गया कि वह नागराज भी मौजूद था। अगर इसमें कहीं कोई फाउल प्ले नहीं है तो वाकई ये आदमी बहुत बहादुर है। फाउल प्ले यानी धोखेबाजी की गंध क्यों सूंघ रहा था नागराज? नागराज की तेज निगाहें उस बहादुर व्यक्ति की भेद सी रही थी। इसकी आंखों में जीवन का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है मुझे। तभी नागराज की निगाहें केंद्रित हो उठी, जिसका मतलब था कि वो किसी को सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहित हुई दो निगाहें, और सम्मोहित शेर ने नागराज के इशारे पर छलांग लगा दी उस बहादुर व्यक्ति पर। नागराज ने ऐसा क्यों किया? क्यों एक जिंदगी को दांव पर लगाया? उपस्थित हर दर्शक के मुंह से चीखें उबल पड़ी जब शेर के जबड़े में बहादुर व्यक्ति का पूरा मुंह समा गया। अगले ही पल बाकी के शेर भी कूद 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 पड़े उस उत्पात में। बोटी बोटी नोच डालनी थी अब उस युवक की खूंखार शेरों ने। कुछ ही पलों बाद जब शेरों का गुस्सा शांत हुआ, शिकार को छोड़ वे वापस पलट गए। दर्शकों के मुखों से निकली और चीखें, किंतु आश्चर्य रूपी, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। उफ, हाय, धोखा। नागराज के मुख पर खेल गई एक मुस्कान। उसकी आंखें एवं चलने के अंदाज से मुझे उसके मसीनी होने पर शक हो गया था। शहर के दूसरे कोने में चल रहा था चमत्कारी सर्कस कंपनी का दूसरा शो। ये व्यक्ति 15 दिनों से इस शीशे के केबिन में 2-2 हजार जहरीले सांपों के बीच रह रहा है, जो कि एक असंभव सा कार्य है। वही गंध नागराज ने यहां भी सूंघी। फाउल प्ले यानी धोखेबाजी, जिसका पर्दाफाश करके रहूंगा मैं। आंखों में घूम उठे इन घेरों का अभिप्राय है कि नागराज किसी को सम्मोहित कर रहा है। दो निगाहें बंद गई उस सम्मोहन में। तूफान की तरह उठा युवक, केबिन में घूमते हुए सांपों को उठाकर तोड़ने लगा वो। दर्शकों के बीच ये दृश्य देख सनसनी सी दौड़ गई। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? अब वो नाग इसे जीवित ना छोड़ेंगे। युवक ने कुर्सी उठाई और शीशे के केबिन के दीवारों पर मारने लगा। केबिन से निकलकर नाग दर्शकों की ओर दौड़े। दर्शकों में मच गया हड़कंप, हाहाकार मच गया वहां पर। किंतु आश्चर्य मिश्रित स्वरों के बीच सब थम गया। अरे रुको रुको, ये तो नकली मशीनी नाग हैं। अरे हाँ, ये तो मशीनी नाग ही हैं। एक और बड़ा भांडाफोड़ हुआ था उस दिन नागराज के द्वारा। उसी रात बंबई के एक ऊंची इमारत के नीचे लगी हुई थी असंख्य लोगों की भीड़। इस 42 मंजिली इमारत की छत से चमत्कारी सर्कस कंपनी का आदमी छलांग लगाकर सही सलामत नीचे पहुंचकर दिखाएगा।
उस जाबाज युवक ने दर्शकों का अभिवादन किया। ये आत्महत्या की कोशिश साबित होगी, ये व्यक्ति जीवित नीचे नहीं आएगा। फिर वो छत पर जाने के लिए पलटकर इमारत में प्रविष्ट हो गया। दर्शक सांसें रोककर उसके छत पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। नीचे गिरते ही उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। उफ, मैं ये दृश्य कैसे देखूंगी? यहाँ क्या घोटाला हो सकता है? नागराज का सोचना भी गलत साबित हो सकता है क्या? इमारत की 42वीं मंजिल की छत पर रोशनी के बीच दिखाई दिया वो युवक। किसी भी क्षण कूदने के लिए तैयार था वो। देरी की जा रही थी तो बस दर्शकों के हृदयों में थ्रिल बढ़ाने के लिए। अचानक नागराज की निगाहें घूमी पिछली इमारत की तरफ। इस व्यक्ति पर रोशनी इस इमारत की छत से फेंकी जा रही है। भीड़ में से निकला नागराज। कुछ क्षण पश्चात वो उस इमारत के लिफ्ट तक पहुंच गया। लगता है इस फाउल प्ले यानी घोटाले का भी पर्दाफाश मैं ही करूंगा। दिलों में खेलता रोमांच जब चरम सीमा पर पहुंचा, जाबाज युवक कूद पड़ा छत पर से, किंतु तभी उसका जमीन की ओर गिरता शरीर हवा में ही स्थिर हो गया। दर्शकों में मची खलबली। अरे ये क्या? ये युवक हवा में ही कैसे लटका रह गया? कुछ देर पश्चात दर्शकों की भीड़ को चीरता नागराज पहुंचा इमारत के सामने। उपस्थित दर्शकों, आप जिसे हवा में अटका शरीर समझ रहे हैं वो वास्तव में उस सामने वाली इमारत से प्रक्षेपित किया जा रहा है। उस जवान युवक का त्रिआयामी अक्ष है। नागराज की सूचना पाकर वहां पहुंच चुकी पुलिस ने गिरफ्तार किया चमत्कारी सर्कस कंपनी के सभी कर्मचारी को और इमारत पर छपे उस जाबाज युवक को भी। चमत्कारी सर्कस कंपनी की आड़ में चल रही किसी बड़ी 420 का भांडा फोड़ूंगा मैं। उसके सरगना को शीघ्र पकड़वाकर। शहर में हुए इस कांड से मची हुई थी कहीं तीव्र खलबली। चमत्कारी सर्कस कंपनी के नाम से घोटाला करने वाले उस 420 व्यक्ति मिस्टर अंटे की तलाश है अब पुलिस फाइल में, जिसका नाम रखा गया है मिस्टर 420। रिमोट का बटन दबा और छपाक से स्क्रीन पर छा गया अंधेरा। मिस्टर 420 नाम दिया गया है हमें। जेंटलमैन, आपने देखा किस तरह नागराज ने हमारे सभी वे धंधे बंद कराए जिनसे हमें प्राप्त होता था पैसा, जिनकी बदौलत चल रही थी चमत्कारी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बना रही है ऐसी अद्भुत कंप्यूटर प्रणाली जिससे तैयार माइक्रोचिप्स हम जिस भी शातिर अपराधी के मस्तिष्क में रोपित कर देंगे वो हमारे आदेश मानने पर मजबूर होगा और अपनी कला के बलबूते पर बड़े से बड़ा अपराध बिना किसी डर बिना झिझक करेगा। अब उस पैसे की प्राप्ति के लिए अपनाना पड़ेगा हमें दूसरा रास्ता। बम्बई के एक मल्टी मिलीनियर मिस्टर डिसूजा के साहबजादे की कार के पीछे पड़े थे 4 मोटरसाइकिल सवार खूंखार गुंडे। हम कहते हैं गाड़ी रोको वरना शूट कर देंगे। गाड़ी मत रोकना ड्राइवर, मैं इनकी मोटरसाइकिल अभी गिरा देता हूँ। सामने से आती टैक्सी को देख उनके सब्र का बांध टूट गया। कुंटा, जल्दी करो, इसे गोलियों का स्वाद चखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही शहर के अंदर पहुंच जाए हम। ठीक कहते हो। गोलियों की घरघराहट से गूंज उठी सड़क। टैक्सी झटके के साथ एक साइड में रुकी। एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला उसमें से। अपहरण की कोशिश की जा रही है लगती है। ओवरकोट उतारकर नागराज तेजी से टैक्सी से बाहर निकला और दरवाजा खोल ड्राइवर को अंदर धकेल खुद ड्राइविंग सीट पर जम गया। जल्दी से परे सरक जाओ, मैं नागराज हूँ, उस बच्चे को मेरी मदद की आवश्यकता है। अगले क्षण गति पकड़ टैक्सी घूम चुकी थी गुंडों की दिशा में। आने वाले खतरे से बेखबर सड़क किनारे गाड़ी रुकवाने में सफल हो गए थे गुंडे। चल बेटा सेंडो, अब तेरा बाप से 30 लाख रुपया मांगेगा बॉस, जो हंसते हंसते दे देगा वो।
मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गाड़ी में दाखिल हो गए चारों। चलो कुंटा, ले चलो कार अड्डे पर। किंतु कुंटा कार ना चला सका क्योंकि उसके हाथ बंध चुके थे स्टीयरिंग व्हील के साथ। नाग, हाँ नाग, यानी नागराज के पहुंचने का संकेत। कुछ ही देर पश्चात मिस्टर डिसूजा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे अपने पुत्र सेंडो के साथ। डैडी, नागराज ने उन बदमाशों की वो धुलाई की कि अब सारी उम्र अपराध नहीं करेंगे वो। थैंक्स टू नागराज। सन्नी बेटा, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो हम जिंदा नहीं रह पाते। सनसनी मच गई जब ये खबर मिस्टर 420 के पास पहुंची। नागराज, 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 चंद घंटों में तबाह कर दिया उसने हमारे प्रोजेक्ट को। कुंटा एवं उसके आदमियों पर भरोसा है मुझे, वे पुलिस के आगे टूटेंगे नहीं। किंतु फिर भी अब हमें ये ठिकाना बदलना ही होगा। पर अपने अगले अंजाम से वाकिफ ना था वो। तभी उस पैनी आवाज ने थर्रा दिया वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय को। ठिकाना बदलने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर अंटे और मिस्टर 420, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना बदलने आ पहुंची है अब पुलिस। क्रोध से उबल उठा मिस्टर 420 नागराज को देख। नागराज सिंचों के पीछे पहुंच गए चमत्कारी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी चेहरे। नागराज सिंगार को चबाता चला गया, वो अत्यधिक क्रोधवश। मिस्टर डिसूजा के घर शानदार डिनर पर आमंत्रित था नागराज। मिस्टर डिसूजा, आपके चैरिटी अनाथालय एवं अस्पतालों के बारे में बहुत सुना है मैंने। कल सुबह मैं आपको अपने सभी अनाथालय एवं अस्पताल दिखाने ले चलूँगा। सेंडो एवं डिसूजा से बहुत सी बातों एवं कुछ देर के आराम में कट गई वो रात। और अगले दिन मिस्टर डिसूजा नागराज को ले चले दिखाने डिसूजा चैरिटेबल अस्पताल एवं अनाथालय। नागराज, इनकम टैक्स देने के बाद मेरी कमाई का 70% हिस्सा चैरिटी के काम आता है। आप धन्य हैं मिस्टर डिसूजा, जो गरीबों के लिए ही कमाते हैं। इन जरूरतमंदों को मिले मुफ्त इलाज एवं दवा के बदले निकलती इनकी लाखों दुआएं आपकी जिंदगियों को खुशियों से भर देंगे। इनकी दुआओं का ही नतीजा है नागराज, जो सेंडो को बचाने तुम पहुंच गए। अस्पताल से निकले वे कार में सवार हुए और डिसूजा चैरिटेबल अनाथालय पहुंचे। नागराज, इस अनाथालय में बहुत से अंधे बच्चे पल रहे हैं। अंधे बच्चे? हाँ, अंधे बच्चे। हमारे डॉक्टरों ने शोध के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि यदि मुरक्का नस्ल के सांप का विष इस्तेमाल किया जाए तो इन बच्चों के रेटिना पर चढ़ा जाला काटा जा सकता है और इनकी आंखों में रोशनी लाई जा सकती है। किंतु मुरक्का नस्ल के सांप मुहैया ना हो पाने की स्थिति में ये असंभव है। यही है ना? नागराज के दृढ़ स्वर निकले। मैं ला कर दूंगा तुम्हें मुरक्का नस्ल के नाग का विष, किंतु इस कार्य में 10 दिन लगेंगे। ओह नागराज, अगर यह संभव हो गया तो डिसूजा तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। डिसूजा, तुम महान आदमी हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे विचार सब महान हैं। उसी दिन नागराज ने विदा ली डिसूजा एवं सेंडो से नागमणि द्वीप के लिए। डिसूजा, मैं जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा, अपने डॉक्टरों से कहना तैयार रहें, हमें तुम्हारा बहुत इंतजार रहेगा नागराज। हेलीकॉप्टर उड़ चला। मुरक्का नस्ल के नाग केवल नागमणि द्वीप में ही रह गए हैं, वो भी सीमित संख्या में। इस युग का वातावरण उन्हें माफिक नहीं आता, इसलिए वे खत्म होते जा रहे हैं। किंतु मानवता के नाते मैं उन्हें विष देने को राजी कर लूँगा। मुकदमा चला मिस्टर 420 पर और सजा काटने के लिए उसे एवं उसके वैज्ञानिक साथियों को एक सुरक्षित जेल में भेज दिया गया। देश भर के सातिर एवं खूंखार अपराधी थे इस जेल के कैदी। हर जेल में एक दादा होता है जिसका हुक्म अन्य सभी कैदी मानते हैं। कौन लड़ रहा है ये जेल में? साले नया आया है, तभी नहीं मालूम दादा पेड्रो है। जेल में जेलर की नहीं उसकी ही हुकूमत चलती है। पास आए तो सलाम ठोकियो, वरना वो ठोक देगा, समझा? हाथों को सेक,
आगे बढ़ा दादा पेड्रो। कोई और है जो ललकारेगा दादा पेड्रो को? हर चेहरे पर दौड़ रही थी हवाइयाँ। उसी दिन जेल के एक सुनसान कोने में हुई एक बड़ी डील। तुम्हारा प्लान जरूर सफल होगा। इसी में तुम्हारा, हमारा और हमारे बहुत से साथियों का फायदा है। रात्रि के भोजन के लिए इकट्ठे हुए सभी कैदी खड़े थे पंक्तिबद्ध। क्या देरी है क्या देरी है? भूख के मारे जान निकल रही है। चुप मूर्ख, पहले दादा खाएगा खाना। भूख के मारे जान निकली जा रही थी मिस्टर 420 की। वो लाइन तोड़कर बाहर निकला। मैं नहीं रुक सकता किसी के लिए। देख लूंगा अब तुम्हारे पेड्रो को भी। आगे के हौलनाक परिणामों से दहल गया प्रत्येक कैदी का दिल। वो जैसे ही घूमा, एक जबरदस्त ठोकर ने उसकी प्लेट उछाल फेंकी। आज कुछ ज्यादा ही खौफनाक था दादा पेड्रो का स्वर। अब तू भूखा ही मरेगा भीड़ू। मर गए भूखा मर गए भूखा मारने वाले। आज के बाद तेरी दादागिरी खत्म हो जाएगी पेड्रो। पहला वार किया मिस्टर 420 ने। ब्लैक बेल्ट हासिल है कुंगफू में मुझे। कुंगफू के आगे बड़ा शरीर मायने नहीं रखता। हर शख्स हैरान था, पहली बार किसी ने वार किया था दादा पेड्रो पर। होश खो बैठा पेड्रो उछला वो। चटनी बना दूंगा तेरी 420। तूने दादा पेड्रो को नहीं, यमराज को ललकारा है। मुंह से जलता हुआ सिगार निकाल 420 ने पेड्रो के मुंह में घुसेड़ दिया। ले इस ले इस ले इस आग का स्वाद चख यमराज। यमराज के चाचा। पेड्रो का हलक तक जलता चला गया सिगार। पेड्रो का हलक तक जलाता चला गया सिगार। उछाल फेंका 420 ने उसे। हाय! किंतु विद्युत गति से उठकर दौड़ा पेड्रो 420 की ओर। 420 तेरी बहुत भयंकर होगी। 420 तेरी मौत बहुत भयंकर होगी अब। अगले पल हवा में टंगा हुआ था मिस्टर 420। जेल का जेलर भी मेरे बाद खाना खाता था। मिस्टर 420 के हाथ आया भोजन का पतीला, जो उसने दे मारा पेड्रो के मुंह पर। तो ले खा ले खाना। सब्जी की मिर्च पहुंची पेड्रो की आंखों में। दर्द से आंखें मिचमिचाते हुए पेड्रो ने उछाल फेंका 420 को। उसकी कमर टकराई पक्की धरती से। किंतु इस वक्त दर्द से नहीं, मौत से बचना था। ये ले, साफ कर दूं तेरा मुंह। साबुन के झागों से लिपटा ब्रूस टकराया पेड्रो के मुंह से। खुलने की कोशिश करती आंखें फिर बंद हो गई। दादा पेड्रो से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे 420। कूद पड़ा 420 पेड्रो की पीठ पर। पेड्रो की गर्दन जा फंसी साबुन के पानी वाली बाल्टी में। फिर कोई मौका ना मिला पेड्रो को। धिसुम! दादा की सारी दादागिरी धो डाली उसने। बुरी तरह हाय हाय निकल रही थी दादा पेड्रो के मुंह से। और उस प्रलयकारी ठोकर ने तो दम ही निकाल दिया था पेड्रो का। बस बस, और नहीं मारो। मैं हारा, तुम जीते दादा 420। ठीक है बच्चे, जा, माफ किया। आज से जेल का दादा था मिस्टर 420। अब जेल में चलनी थी उसकी हुकूमत। उसी दिन जेलर के एक गुप्त कक्ष में। हाँ मिस्टर 420, अब सभी कैदी तुम्हारा हुक्म मानेंगे। हमारा प्लान सफल रहा और मैं तो हूँ ही तुम्हारे हुक्म का गुलाम। और मैं तो हूँ ही तुम्हारे हुक्म का गुलाम। कोई बड़ी 420 ही खेलने जा रहा था मिस्टर 420। बम्बई शहर में एकाएक जन्म हुआ लूट गैंग का। हम हैं लूट गैंग, सब लूट लेंगे। लूट शुरू हुई लूट गैंग की। लूट के भागे वे नोटों से भरा बैग। तत्काल ही पुलिस ने ललकारा लूट गैंग को, हथियार फेंक दो नहीं तो मारे जाओगे। उफ! ये तो रुक नहीं रहा, क्योंकि लूट गैंग के दिलो दिमाग से खौफ, डर एवं भय निकाल फेंका गया था। इंसाफ के रखवाले उठ खड़े हुए लूट गैंग को समाप्त करने के लिए। फायर! किंतु उनके हथियारों से पहले गरज उठी उनकी स्टेन गन। मैं हूँ गन मास्टर G9, लूट गैंग का प्रोटेक्टर। हर लूट गैंग के साथ चलता है। एक एक गोली एक एक सिपाही की जिंदगी हरती चली गई।
अपना काम पूरा कर भाग लिया गन मास्टर। प्रोटेक्टर जो लूट गैंग को ऐसी किसी भी संभावित खतरे से बचाता है। गन मास्टर G9 का निशाना कभी खाली नहीं जाता। अंधेरे में विलीन हो गया लूट गैंग एवं उसका प्रोटेक्टर। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में लूट गैंग का दूसरा दल लूट रहा था बैंक। शाबाश बच्चों, निकल लो, निकल चलो जल्दी। सभी वैन में सवार होते चले गए। बाकी बचा उनका प्रोटेक्टर बूचर, जिसकी छाती से आ लगी थी एक गार्ड की पिस्तल। चाकू फेंक कर उन्हें रोको, वरना उन्हें रोकूं? अबे उन्हें तो अब ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। हाथ घुमा बूचर का और हाथ कट गया गार्ड का। बूचर कहते हैं मुझे, बूचर यानी कसाई। पिस्तल बिना कोई करतब दिखाए जमीन पर शहीद हो गई थी। सारी कानून व्यवस्था को अंगूठा दिखाता निकल गया लूट गैंग। हम है लूट गैंग, सब लूट लेंगे। बम्बई की तरफ सफ़र कर रहा था नागराज। मुरक्का नस्ल के नागों का पर्याप्त विष पाने में कामयाब रहा हूं मैं। अंधे बच्चों को मिलने वाली रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी नागराज की आंखों में। मिस्टर डिसूजा ये विष पाकर खुशी से नाच उठेंगे, किंतु इस वक्त तो मैं मौत के भय से भाग रहे थे मिस्टर डिसूजा। धाएं धाएं धाएं। लूट गैंग हैं हम, सब लूट लेंगे। लूट गैंग जो लूटने आया हुआ था उन्हें जल्द ही घेर लिया उसे लूट गैंग ने। ला चाबी दे तिजोरी की, ले लो। उस लूट गैंग ने उस लूट में लूट गैंग को कुल 16 मिनट लगे। अलविदा डिसूजा, तू कमाता रहा तो हम फिर आएंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। डिसूजा की उंगलियां पिस्टल के ट्रिगर पर कस गई, किंतु उसके फायर करने से पहले गूंज उठा एक धमाका। धड़ाम। प्रकट हुआ लूट गैंग का एक और प्रोटेक्टर भगोड़ा। बेवकूफ, भूल गया था, क्योंकि लूट गैंग हमेशा एक प्रोटेक्टर के साथ चलती है। अपना काम निपटाकर कूच कर गया लूट गैंग। तभी उजड़े हुए कक्ष में प्रवेश किया नागराज ने। मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा। बुरी तरह तड़पते डिसूजा पर नजर पड़ी नागराज की। नागराज दौड़कर उसके समीप पहुंचा। नागराज, मिस्टर डिसूजा, ये क्या हुआ? ये किसने किया मिस्टर डिसूजा? नागराज, बहुत देर कर दी मित्र तुमने। डिसूजा उसे लूट गैंग के बारे में बताता चला गया। बुरी तरह सांस उखड़ने लगी थी अब उसकी। देखो नागराज, तुम्हारे आने तक मैंने तो तुम्हारा इंतजार किया, किंतु अब बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। सेंडो के साथ उसका ध्यान रखना, वो आता ही होगा। तुम्हें अंधों को रोशनी जरूर देनी है नागराज। विदा, अलविदा। एक तरफ ढुलक गई थी उसकी निर्जीव गर्दन। तभी सेंडो का दृढ़ स्वर गूंजा वहां। सेंडो, नागराज, अंधे बच्चों की रोशनी जरूर मिलेगी, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। डैडी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी होगी नागराज। सेंडो, इस महान आदमी के हत्यारों को बहुत बुरी मौत दूंगा मैं, और मैं इस महान आदमी की राह पर चलकर लोगों की जिंदगी दूंगा नागराज। इसके बाद पुलिस आई और मिस्टर डिसूजा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिस्टर डिसूजा के डॉक्टरों को सौंप दिया गया मुरक्का नस्ल के सांपों का विष। हम शीघ्र ही वो दवा बना लेंगे जिससे अंधे बच्चों की आंखों में रोशनी आ सके। थैंक यू डॉक्टर, मिस्टर डिसूजा की अंतिम इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। सैंडो को घर भेजकर नागराज चल पड़ा लूट गैंग की तलाश में। लूट गैंग के बारे में कोई जानकारी है? नहीं बाबा, नहीं। अंडरवर्ल्ड के साथी लोगों तक जा पहुंचा नागराज। इस गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है ये बाहर के लोग हैं। अंडरवर्ल्ड यानी अपराध जगत के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर छोटे बड़े अपराध की पूर्ण जानकारी होती है। नागराज, बंबई का हर छोटा बड़ा अपराधी परेशान है कि ये लोग कौन हैं। मैं दूर करूंगा ये परेशानी। हर जगह मिले निराशजनक जवाब के बावजूद भी नागराज दृढ़ संकल्प था।
बेधड़क लूटपाट को देखते हुए संपूर्ण पुलिस डिपार्टमेंट सचेत हो चुका था। इतनी गश्त के बाद लूटपाट की कोशिश करना आत्महत्या जैसा प्रयास होता, किंतु वे शायद किसी नशे में थे, शायद दीवाने थे वे, क्योंकि उन्हें जैसे किसी अंजाम की परवाह ना थी। हम हैं लूट गैंग। रास्ते में खड़ी रुकावट को रौंद कर घुस गए जौहरी बाजार में। आज की लूट सबसे बड़ी होगी। यहाँ तो हर तरफ लूटने के लिए कुछ न कुछ था। वाकई लूट गैंग की ये सबसे बड़ी लूट साबित होने वाली थी। पूरा लूट गैंग एकत्रित हो गया था, जैसे वहाँ चारों तरफ फैल जाओ, हर दुकान लूट लेनी है आज हमें। हर दुकान वे ज़रूर लूट लेते आज, किंतु आज उनके खूंखार इरादों पर पानी फेर देने के लिए वहाँ मौजूद था नागराज। लूट गैंग, वाह क्या सुंदर तालमेल है इन लुटेरों का। नागरसी दौड़ पड़ी दुकान का माल लुटेरों की तरफ। देखते ही देखते दोनों बंध गए नाग बंधन में। हाय, ये क्या सांप! दोनों के ही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था ये दृश्य। नागराज आ गया एक्शन में। लुटेरो आखिर लूट के लिए लुटेरो आखिरी लूट के लिए आए थे तुम। नागराज लुटेरे थे 85 और वो था अकेला। आज फूटेगा भांडा लूट गैंग का। नागराज को देखकर अपराध जगत कांप उठता है, किंतु उन पर उनका खास फर्क पड़ता ना दिखाई दिया। हथियार फेंक दो और आज खुद को कानून के हवाले कर दो। हमारी राह में जो आएगा मिटा दिया जाएगा। नागराज पर तो क्या इन गोलियों का असर होता? हाँ, नागराज की फुंकार ने ज़रूर उनके होश मिटा दिए। लुटेरे तो बेहोश हुए, किंतु उनके फायरिंग ने ज़रूर किसी को सचेत कर दिया होगा। और पल के 1000वें हिस्से में नागराज के सामने आ खड़ा हुआ था बूचर। लूट गैंग के साथ ऐसा हंगामा पहली बार हुआ है बच्चे। उफ, ये तो बहुत तेज है। और बूचर तेरी चमड़ी को छीलकर तुझे इस गलती की बड़ी भयानक सजा देगा। नागराज के शिकंजे में फंसा बूचर का हाथ। नागराज पर तेरी चाकूबाजी का जोर नहीं चलेगा शैतान। उछाल फेंका नागराज ने लूट गैंग के उस प्रोटेक्टर को। लूट गैंग को अब कोई नहीं बचा सकता। फुर्ती से खड़ा हुआ बूचर और एक साथ कई चाकू उछाल फेंके उसने नागराज की ओर। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा नागराज। खच खच खचाक घुसते चले गए सभी चाकू नागराज के जिस्म में। कोई और होता तो बेशक यमलोक पहुंच चुका होता, किंतु नागराज खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि नागराज पर चाकुओं का असर नहीं होता मूर्ख। क्या ये भी नहीं जानता तू? बूचर के आश्चर्य की सीमा न रही ये दृश्य देखकर। नागराज की उस लंबी उछाल एवं ताकतवर किक ने उसके आश्चर्य को दोगुना कर दिया। अभी मुझे पूरे लूट गैंग को रोकना है बूचर, इसलिए तेरा खेल जल्दी समाप्त होना जरूरी है। बेहोशी के अंधकार में डूबता चला गया बूचर। लुटेरों की लूट पूरी जवानी पर थी उस समय। सोना चांदी हीरा जो मिले सब भर लो अपनी जेब में। गन मास्टर के रहते कोई आपत्ति नहीं आने वाली, किंतु तभी बढ़ चढ़कर बोलते गन मास्टर G9 के गले में आकर पड़ी नागरस्ती। हम लूट गैंग हैं। और उसका शरीर ऊपर खिंचता चला गया। नागराज के अत्यधिक क्रोध के सामना हुआ गन मास्टर G9 का। अपराध और अपराधियों से सख्त नफरत है मुझे। उस ताकतवर घूसे के फलस्वरूप उछल पड़ा गन मास्टर G9। लूट गैंग के प्रोटेक्टर को ललकारा है तुमने। संभला वो और नागराज पर दनादन कई फायर ठोकता चला गया। और लूट गैंग के प्रोटेक्टर की ताकत से वाकिफ नहीं है तू। मेरा कोई निशाना खाली नहीं जाता और गन मास्टर का कोई निशाना खाली गया भी नहीं, किंतु जब सामने नागराज खड़ा हो तो गोलियों को अपने असली होने पर शक होने लगता है। नागराज की कलाई सीधी हुई और नागानंद उड़ चला गन मास्टर की ओर। इसका पिस्टल लेकर आओ नागानंद। अगले ही पल गन मास्टर G9 निहत्था हो चुका था और तब नागराज का कहर बरस पड़ा उस पर। धाड़ धड़ाक थर।
नागराज बिजली का पुतला बन चुका था आज रात। नागराज नीचे आया और तभी लुटेरे दुकान लूट कर बाहर निकले। आज बॉस बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। बहुत खुश थे लूट गैंग के लुटेरे, किंतु दो पल की खुशी साबित हुई वो साए साए। नागबंधन में जकड़े गए पांचों। आज बॉस बहुत दुखी होएगा और तुम्हें गालियां देगा बच्चों। तभी ये बम का धमाका, इसका मतलब धड़ाम। ये वही शख्स है जिसने मिस्टर डिसूजा की जान ली बम से। नागराज की किक ने उछाल फेंका भगोड़े को। तेरा अंत समय आ गया है नीच व्यक्ति। तू ही है जिसने मिस्टर डिसूजा की हत्या की थी। क्रोध की अधिकता या मार की पीड़ा में अंधे हुए भगोड़े ने बम उछाल फेंका। भगोड़े के अंदर के बारूद को सुलगा दिया है तुमने। परिणामतः लूट गैंग की सभी सवारियां नष्ट हो गई। धड़ाम। जब धमाके की गूंज शांत हुई, नागराज के ठहाकों ने गुंजा दिए भगोड़े के कान। सुलगे हुए बारूद। अब लूट गैंग कैसे भागेगा? नागराज अब तू जीवित नहीं बचेगा। भगोड़े ने एक हैंड ग्रेनेड का पिन खींच लिया, किंतु इससे पहले कि वो हैंड ग्रेनेड को उछाल फेंके नागराज ने नागों ने जकड़ लिया उसका हैंड ग्रेनेड थामा हुआ हाथ। 4 सेकंड में फटेगा ना ये बम। इसी बीच उछला नागराज और फट पड़ा हैंड ग्रेनेड। भगोड़े के जिस्म के चिथड़े उड़ गए। नागराज के मुंह से टकराया हथौड़ा। होश संभालने मुश्किल हो गए नागराज के लिए। लूट गैंग के साथ नागराज के सामने खड़ा था तोड़ू। बहुत नुकसान पहुंचा चुका लूट गैंग को तू। नागराज पर दोबारा वार किया तोड़ू ने। तोड़ू का हथौड़ा अब तेरा मुंह तोड़ देगा। नागराज की लात घूमी। मुंह कौन किसका तोड़ता है अभी पता चल जाएगा। उसकी लात हथौड़े से टकराई और हथौड़ा वापस घूम गया। तोड़ू उस मार से अपना होश संभाल ना सका। ठड़ाक। नागराज उछला और तोड़ू को दबोचकर उड़ चला। नागराज तो चला बेटा, मारो एक दूसरे को। ठाए ठाए। तभी वातावरण गूंज उठी पुलिस सायरनों से। पुलिस को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा सिवाय हथकड़ियाँ लगाने के। लूट गैंग की बदनसीबी थी कि वो नागराज से टकरा गया। बोल, कौन है तुम्हारा बॉस और कहाँ है तुम लोगों का अड्डा? तपाका जेल के कैदी हैं हम। हमारा बॉस है मिस्टर 420, जेल में ही है। नागराज के सम्मोहन में बंधा वो सब कुछ बकता चला गया। तपाका जेल का जेलर ले गया नागराज को मिस्टर 420 की कोठरी के सामने। लो, मिल लो नागराज मिस्टर 420 से। अब इसने अपराध ना करने की कसम खा ली है। सारे दिन इन किताबों में दिमाग लगाए रहता है। ठीक है, चलो मैं अंदर जाना चाहता हूँ। जेलर ने लॉक को खोल दिया। नागराज अंदर प्रविष्ट हुआ। मिस्टर 420, मुझे मालूम पड़ चुका है कि तुमने इस बेईमान जेलर के साथ मिलकर जेल में क्या 420 की है। जेल चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेरी जा चुकी है और सीबीआई का स्पेशल स्टाफ इस जेलर को और तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है। जेलर और मिस्टर 420 के चेहरों पर उड़ने लगी थी हवाइयाँ। तभी सभी बैरकों के गेट खुलते चले गए और कैदियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। थाए थाए और भड़ाक। जेल की धरती फाड़कर बाहर निकला पेड्रो। कैदियों के मसीहा, उनकी जिंदगी सुधार देने वाले मिस्टर 420 को कोई नहीं ले जा सकता। नागराज को घूसा जड़ दिया पेड्रो ने। ढिसुम। मिस्टर 420 के मुंह से उबल पड़ा अट्ठास। नागराज, ये है पेड्रो। इसे हमने स्पेशल हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर असीमित ताकतवर बना दिया है। इससे ना जीत पाओगे तुम। और फिर इसके दिमाग में वो माइक्रोचिप भी रोपित किया है जिसका निर्माण मैंने इसी जेल में किया था और जिसे लूट गैंग के हर लुटेरों के दिमाग में रोपित किया गया था, जिसके कारण दिमाग में डर भय खत्म हो जाता है और व्यक्ति मेरा आदेश मानने पर मजबूर हो जाता है। अब इस जेल से जिंदा बाहर ना निकल सकेगा तू। एक ही घूसे में कोठरी के बाहर उछाल फेंका पेड्रो ने नागराज को। ढिसुम।
नागराज की तरफ बढ़ा पेड्रो। इसके घुसे से दिमाग अब तक घूम रहा है। नागराज ने लेटकर पेड्रो के शरीर को अपने पैरों पर उठाया और खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की का जंगला तोड़ता हुआ पेड्रो का जिस्म धरती की तरफ बढ़ा। पक्की जमीन से सिर टकराते ही चूर चूर हो गया। हर बुराई का ऐसा ही बुरा अंत होता है। मिस्टर 420 जेलर, जेल के कैदी एवं जेल के अन्य भ्रष्ट कर्मचारी सीबीआई की गिरफ्त में आ गए। मिस्टर 420 को एक अन्य अत्यधिक सुरक्षित जेल में पहुंचा दिया गया। लूट गैंग के खात्मे से बंबई शहर में फिर शांति बहाल हुई। मुरक्का नस्ल के नागों के विष की मदद से बनी दवा से डिसूजा चैरिटेबल अनाथालय के अंधे बच्चों की आंखों को मिल गई रोशनी। थैंक यू नागराज। थैंक यू कहो मिस्टर डिसूजा को। थैंक यू कहो इन डॉक्टरों को और इस नन्हे सेंडो को। टेन टेन। सेंडो ने पिता की मूर्ति के आगे अपनी कसम दोहराई। नागराज, डैडी के महान कार्यों एवं महान इच्छाओं को जीवन देकर भी पूरा करूंगा। हर पुत्र को तुम्हारी तरह बनना चाहिए सेंडो। और फिर नागराज चल दिया अपने अनंत सफर पर। ना जाने कब खत्म होगा अपराध और कब खत्म होगा मेरा सफ़र। इसी के साथ नागराज की यह शानदार कहानी यही समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।